ओके, ठीक है। प्राइस ऑफ ए चॉकलेट इंक्रीज हुआ है 10 रुपीज से 20 रुपीज से, और इसके साथ जो एसोसिएटेड डिमांड है वो डिक्रीज हो गया है 10 से 5। तो आप लोग बताओ पीईडी क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? जल्दी बताओ आप लोग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ आ रहा है। जिसको नहीं समझ आएगा मैं फिर से समझाऊंगा, बट प्लीज आप लोग सब पे ट्राई करें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? रिपीट, क्लास वाज डिस्कनेक्ट। हाँ मुझे पता है क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि प्राइस ऑफ ए चॉकलेट इंक्रीज हुआ है 10 रुपीज से 20 रुपीज, और उसके साथ जो एसोसिएटेड डिमांड है वो डिक्रीज हो गया है 10 रुपीज से 10 यूनिट से 5 यूनिट। तो आप लोग बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? एआई, आपने जो बताया है वो आपका गलत है। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। मुदासिर अहमद भट्ट, प्लीज माइक ऑफ कर ले। 1% राहुल, आपका भी गलत है। 1%? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज में कैसे हो सकता है? ये तो एक रेशियो होता है, परसेंटेज में कैसे हो सकता है ये वैल्यू? नहीं पता किसी को? ठीक है मैं बताता हूँ। आप लोग इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है? वेरी गुड एआई, आपने अब बिल्कुल करेक्ट बताया। एआई वंडरफुल फॉर, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया और सबका गलत है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आपने निकाला? वानी 0.5, अब आपका सही हो गया वानी, वंडरफुल। कैसे आपने निकाला? तो यहाँ पे आप देखो ना क्या लिखना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो मैं उनके लिए बता दूं कि, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप कैसे करोगे, और जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है उनके लिए भी मैं बताऊंगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा। तो आप देखो डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, डिमांड 10 से 5 हो जा रहा है, तो 5 का चेंज हुआ आउट ऑफ 10, तो इट्स 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ, तो प्राइस 10 से 20 हो गया, मतलब 10 का चेंज हुआ आउट ऑफ 10, तो ये प्राइस क्या हो गया 100%। तो ये क्या वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज 0.5। जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, डेल्टा क्यू वन बाई Q1 अपॉन डेल्टा P1 बाई P1। डेल्टा Q1 क्या है आपका, तो डेल्टा Q1 चेंज इन डिमांड, तो डिमांड क्या हो रहा है 10 से 5 हो रहा है, तो फाइनल 5 है, इनिशियल 10 है, तो 5 माइनस 10 दैट इज -5 अपॉन ओरिजिनल 10। ओके, बाई डेल्टा P1, प्राइस क्या हो रहा है 10 से 20 हो रहा है, तो 20 माइनस 10 दैट इज 10 अपॉन 10। ओरिजिनल प्राइस तो 10 था, तो ये तो 1 हो गया, -5 अपॉन 10 दैट क्या हो गया -1/2, दैट इज 0.5। यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, और माइनस आप नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिकली इसका जो वैल्यू आएगा उसका आप मॉड लोगे। E11 क्या होगा, तो मॉड ऑफ -1/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। तो 0.5 आपका करेक्ट आंसर है। अब सबको क्लियर हो गया? 0.5 आया मतलब इसका वैल्यू हो गया वो 0 से 1 के बीच में हो गया। तो इसका स्लोप, नेचर ऑफ द स्लोप पूछ सकता है एग्जाम में कि फाइंड द नेचर ऑफ द स्लोप। तो इसका स्लोप का नेचर क्या होगा, तो ये स्लोप कैसा होगा, स्टीप स्लोप होगा, स्टीप स्लोप। किसी को कोई डाउट इसमें?
क्लियर, स्टीप स्लोप क्लियर, ओके वंडरफुल, ठीक है। अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से 1 होगा, ये कब होता है? पीईडी 0 से 1 होता है, ये किस केस में होता है? कौन कौन से गुड्स में ये पीईडी 0 से 1 के बीच में होता है? कोई बताएगा? सर देयर इज चेंज, व्हाई इट इज इनइलास्टिक? चेंज है बट चेंज 1 से छोटा है। चेंज क्या है? छोटा है। तो चेंज छोटा है ना, इसलिए आप जब चेंज बड़ा होगा तब आप उसको इलास्टिक बोलते हो, जब चेंज छोटा होता है तो आप उसको इन इलास्टिक बोलते हो, और जब कोई चेंज ही नहीं होता है तो उसको आप लोग परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हो। यहाँ पे मैंने अभी आपको मैंने अभी बताया था, यहाँ पे जिसने भी पूछा था चेंज के केस में, यहाँ पे मैंने बताया था इन इलास्टिक का मतलब चेंज, इन इलास्टिक का मतलब नो चेंज, लेकिन छोटा चेंज हो सकता है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है कि एब्सोल्युटली नो चेंज एट ऑल। एक मिनट, एक मिनट। नहीं अभी नहीं, अभी कुछ। तो आई थिंक कि आप सब किसी का ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। सर एक्सप्लेन स्टीप स्लोप अगेन प्लीज। ओके, डेली कंज्यूमिंग गुड्स, एसेंशियल कमोडिटीज, वंडरफुल। जिन जिन लोगों ने ये सब बताया है कि डेली कंज्यूमिंग गुड्स, एसेंशियल कमोडिटीज, उन लोगों का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। जब आपका 0 से 1 होगा, 0 से 1, तो ये हमेशा आपका कौन सा गुड्स होता है? तो जो डेली कंज्यूमिंग गुड्स होता है, जो एसेंशियल गुड्स वगैरह सब होते हैं, ये जो होता है ना, ये हमेशा पीईडी 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, क्योंकि आपको उस गुड्स को कंज्यूम करना ही करना है, वो एसेंशियल गुड्स है, डेली कंज्यूमिंग गुड्स, वेरी गुड। तो उसमें अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज होता है ना, तो उसमें आप डिमांड को थोड़ा चेंज करते हो। ठीक है, उसमें आपका डिमांड जैसे कि क्या होता है कि अगर सपोज करो कि अगर आप 50 रुपीज वाला राइस खरीदते हो, ठीक है, अगर ये राइस का दाम 50 to 80 हो गया और आपका जो कंजम्पशन है वो 5 kg का है, तो ऐसा नहीं है कि 80 हो जाएगा तो आप इसको कंजम्पशन को सीधा 2.5 kg कर दोगे। नहीं, आप क्या करोगे, 5 kg से ज्यादा आप 4 kg कर सकते हो, इससे कम नहीं करोगे, क्योंकि ये सब डेली कंजम्पशन वाला गुड्स है। ठीक है, तो डेली कंज्यूमिंग गुड्स जो होता है ना, उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है। ओके, ठीक है। और स्टीप स्लोप किसी को समझ नहीं आया है कि स्टीप स्लोप क्या होता है? ठीक है, मैं स्टीप स्लोप बता देता हूँ। देखो, जो स्लोप, जो भी लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, और जब वो लाइन हल्का सा बेंड करता है, हल्का सा बेंड करता है, ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं, इस स्लोप को बोलते हैं स्टीप स्लोप। लेकिन जब वो लाइन 45 डिग्री के एंगल से नीचे जाता है, जब वो एक्स एक्सिस को अप्रोच करता है, तब उसको बोलते हैं जेंटल स्लोप। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आप कि यहाँ पे आपको मैं एक, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। जब ये बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है तब तो ये वर्टिकल लाइन है, बट ये हल्का सा बेंड होना शुरू हुआ, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो स्लोप है, ये अभी वाई एक्सिस के पास में है, तो इसको आप बोलते हो स्टीप स्लोप। लेकिन जैसे ही ये लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, तो इसको आप बोलते हो जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप। तभी आपने जो स्टीप स्लोप देखा है, तो अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो वो स्टीप स्लोप क्यों होता है? क्योंकि आप देखो, ये अगर कोई लाइन ऐसा है, स्टीप स्लोप क्यों है? अगर आपका प्राइस यहाँ पे P1 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा, दिस इज Q1। अगर प्राइस आपका P2 है यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा आपका? Q2। अब ये बताओ, अगर ये स्टीप स्लोप है
स्टीप स्लोप है तभी तो आपको दिख रहा है कि चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे डेल्टा पी ग्रेटर है ना और डेल्टा क्यू छोटा है ना, क्यों स्टीप स्लोप है तभी तो। क्लियर हुआ स्टीप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट? देखो इन सब कॉन्सेप्ट से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। ड्यू टू नेटवर्क इशू आई कुडंट लिसन ज्वाइन फ्रॉम बिगिनिंग। क्लियर? यस सर, समझ आ गया। ओके थैंक यू। जिसको नेटवर्क इशू है प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने थर्ड, जब पीईडी का वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। तो इसका क्या मतलब है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 मतलब कि E11 का वैल्यू 1 होगा। E11 का वैल्यू 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी तो होगा इक्वल। वेरी गुड एआई, आपने बहुत सही बताया, इक्वल। तो जब इक्वल होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। बट ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ऐसा बहुत रेयरली ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता है जब आप बता सकते हो कि E11 इसका 1 होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, इसलिए इसका जो कर्व भी बनता है वो कर्व कुछ इस तरीके का बनता है। ये कर्व कुछ इस तरीके का बनता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, तो कोई बात नहीं, बस आपको ये जानना है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होती है उस कर्व को आप क्या नाम देते हो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको टिक करके आ जाना। जो मैथ्स के स्टूडेंट है आई थिंक कि उनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा मोड़ा समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि देखिए जब आपका प्राइस पी है, P1, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? Q1। जब आपका प्राइस P2, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q2। तो यहाँ पे डेल्टा P और डेल्टा Q आपस में इक्वल हुआ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा P, तब आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, इससे बस क्वेश्चंस अगर बनता है तो ये क्वेश्चंस बनेगा या फिर रेक्टेंगुलर हाइपर वाला क्वेश्चन बनता है। यूनिटी इलास्टिसिटी इसी को बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक तो पूछ सकता है विच टाइप ऑफ कर्व इज फॉर्म्ड अंडर यूनिट इलास्टिक, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ऑफ कर्व इज फॉर्म्ड अंडर यूनिट इलास्टिक जब डेल्टा पी और डेल्टा क्यू का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आपका पी ई डी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इस केस में स्लोप कैसा बनेगा? जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप का मतलब क्या होगा? दैट विल बी नियर टू एक्स एक्सिस, नियर टू एक्स एक्सिस। जो जितना खरा स्लोप होगा मतलब वो वाई एक्सिस, जो जितना सोया हुआ होगा दैट इज नियर टू एक्स एक्सिस, उसको जेंटल स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये देखो जेंटल स्लोप क्या मतलब कि एकदम एक्स एक्सिस के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताओ कि अगर आपका प्राइस P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका कहाँ, यहाँ कहीं Q1 आया। अब आपका प्राइस यहाँ पे P2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे आपका Q2 आया। ठीक है, अब आप ये बताओ कि डेल्टा P और डेल्टा Q में यहाँ पे कौन बड़ा है? एग्जाम्पल इन दिस केस, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ना, जेंटल स्लोप का भी जस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। डेल्टा P और डेल्टा Q में डेल्टा P इज लेस देन डेल्टा Q, वंडरफुल, तभी इसको आप बोलते हो इलास्टिक, मतलब कि चेंज ज्यादा है। ठीक है, जब आपका E11 आपने क्या लिखा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका न्यूमरेटर है, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो आप देख लो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बड़ा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका छोटा है, तो E11 का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो केस होता है इसको आप इलास्टिक बोलते हो, इलास्टिक, डेल क्यू, हाँ सही बोल रहे हो, इसको इलास्टिक। और ये किस केस में होता है, इसका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिर्फ दो ही चीज का पूछेगा आपसे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 0 और 1 के बीच में होगा, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा तो ये किस केस में होता है, बता सकता है कोई, किस केस में होगा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1? ये होता है, किसी ने बताया, लग्जरी गुड्स, लो प्राइस, नहीं, लो प्राइस नहीं होगा। हायर, लो प्राइस जो आप बोल रहे हो ना, लो प्राइस तब होता है जब आपका इन इलास्टिक वाला केस होता है। जब हाई प्राइस होता है तो यहाँ पे इलास्टिक वाला केस होता है। ये जो केस है ना, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, तो इस केस में कौन सा गुड्स आता है, लग्जीरियस गुड्स आता है। लग्जरी वाले जितने गुड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, इलास्टिक गुड्स होते हैं। जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं हायर प्राइस, यस, इकबाल सही है, हमें आपने अब सही कर लिया, हायर प्राइस, सॉरी रॉन्ग, हाँ हाँ ए आई, यस, अब आपको समझ आया कि हायर प्राइस पे होता है, यस। लग्जरी वाले जितने गुड्स होते हैं वो सब हायर प्राइस के ही होते हैं ना, लग्जरी क्या है, सब हायर प्राइस का होता है। जो भी आपका बेसिक नीड्स वाला जो भी प्राइस, जो भी गुड्स होते हैं वो सब आपके लो प्राइस के होते हैं, लेकिन जो भी लग्जरी वाले आइटम्स होते हैं वो सब हाई प्राइस के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, गोल्ड, कार, हाँ जो भी लग्जरी आइटम्स होता है, और टीवी, फ्रिज, एसी, वॉट एवर यू से, ये सब लग्जरियस आइटम्स होते हैं और ये सब इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। चलिए एक लास्ट बच गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इंफिनिटी होता है। तो एक्चुअली में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होता है, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक, हाँ इसी को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक जब इंफिनिटी का केस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक जैसे पढ़ा था ना, परफेक्टली इन इलास्टिक, जब पीईडी आपका 0 होता है तो वो क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। और जब पीईडी आपका इंफिनिटी होता है तो ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक का कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस। तो जब E11 इंफिनिटी कब होगा, तो जब नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इंफिनिटी हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या होना, कि चेंज इन प्राइस 0, मतलब कि प्राइस कांस्टेंट है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और डिमांड में आपका चेंज हो रहा है। हाँ, डिनोमिनेटर 0, वेरी गुड। जब प्राइस 0 मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको ऐसा ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसका एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि इसका एक एग्जाम्पल होता है फूड ग्रेन्स। जो भी, इसका भी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बट इसका एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि फूड ग्रेन्स का प्राइस नहीं भी चेंज होता है, उसका डिमांड इंक्रीज करते रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। इसी कारण से फूड ग्रेन्स को इसके अंदर डाला गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी के केस में। ये आपका यहाँ पे प्राइस हो गया और ये आपका यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। सपोज करिए यहाँ प्राइस 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिख रहा है और डिमांड 10, 15, 20, 25 ऐसे लिख रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रग्स इज एग्जाम्पल ऑफ दिस सर। हाँ, टाल सकते हो,
बैंक एफडी, देखिए ये गुड्स का बात हो रहा है, ये कमोडिटीज का बात हो रहा है, इसमें बैंक एफडी कहाँ से आ गया? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या आप लोग गलत करोगे? नहीं करोगे, बी कॉन्फिडेंट। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो क्लास जो है ना अभी खत्म होने वाली है, आप लोग फिर से उस लिंक पे जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इट्स लेस देन अ मिनट, क्लास कभी भी ऑफ हो सकता है, तो आप लोग फटाफट इस लिंक पे ज्वाइन कर लेना। रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी जस्ट क्लास रिज्वाइन होता है तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैं क्या रिपीट करूँ, आप ही बताओ, क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या नहीं समझ में आया? ये वाला आपको नहीं समझ में आया क्या, कि जब प्राइस आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का